आज हम एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं जो आया तो यूएस में था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी। सिर्फ कंपनीज ही नहीं, बैंक्स भी बैंकरप्ट हो गई थी, जिसने ग्लोबल ट्रेड को बुरी तरह अफेक्ट किया था। मैं बात कर रही हूँ 2008 क्रैश की। The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't. आखिरकार ये क्रैश हुआ कैसे था और इसके पीछे क्या रीजन है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और सभी के साथ शेयर करना है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा स्टार्टिंग से कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। आपको लग रहा होगा कि इसकी स्टार्टिंग हुई 2007 से, नहीं, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी 90s से, यानी कि 1999 और 2000 के बीच में जो एक .com बबल बना था, उससे ये 2008 का क्रैश काफी ज्यादा रिलेट करता है। कैसे? जब .com बबल बना था तो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी। उस बबल के पॉप्ड होने से जो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, वही मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी थी और सभी इन्वेस्टर्स को एक बड़ा झटका लगा था, जिसकी डर की वजह से अब इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहे थे। अब मैं अगर बात करूं बैंक्स की, तो इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखना चाह रहे थे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम कर दिया था, जिस वजह से अब लोग इन्वेस्टर्स बैंक में भी अपना पैसा नहीं रखना चाह रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर लोगों ने देखा कि रियल स्टेट में जो पैसा है काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है और लोग रियल स्टेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो सभी इन्वेस्टर्स को लगा कि अब रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना ही सही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी ने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके इसका क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया मार्केट में। अब जैसे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया तो सभी को लगा कि आगे आने वाले टाइम में इसकी और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और वो और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसके चलते क्या हुआ, बैंक्स लोगों को लोन देती है। बैंक तो आपको पता ही होगा, बैंक से लोन लेकर अब लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया। अब बैंक से तो लोन ले ही रहे थे लोग, अब यहाँ पर रोल आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का। तो ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होती हैं। अब जैसे नॉर्मल बैंक्स सभी लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करती है, कंपनीज के लिए काम करती हैं, जैसे कि मर्जिंग करवाना या फिर बॉन्ड्स बेचना। इस तरीके का एक मीडिएटर का काम करती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रोल समझते हैं। जैसे ही बैंक ने लोन देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वही लोन को बैंक से खरीद कर उसका सीडीओ बनाती हैं और सीडीओस को थर्ड पार्टी को सेल करती है। अब सीडीओ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सीडीओ एक काइंड ऑफ असेट होता है जो कि काफी सारे लोन से मिलाकर बनाया जाता है और एज एन असेट ही उसे इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या कर रही थी, बैंक से लोन खरीद रही थी, यानी कि बैंक के पास जो रिस्क था वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कर रही थी, जो लोन वो खरीद रही थी बैंक से, उसे वो सीडीओ में कन्वर्ट कर पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसको क्या करानी थी, रेटिंग करानी थी। रेटिंग कराने से क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को एक ट्रस्ट हो जाता है और वो इजीली उन सीडीओस को खरीद लेते हैं। अब इससे एक और चीज हो रही थी कि बैंक के पास लिक्विडिटी हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोन देना इजी समझ रहे थे। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स जब सीडीओस बनाकर सेल कर रही थी तो इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा सही प्लान लग रहा था। ये कैसे? क्योंकि क्रेडिट एजेंसी क्या करती हैं, वो पूरे लोन का बैकग्राउंड देख के उसको रेट करती हैं और ज्यादातर सीडीओस को AAA रेटिंग मिला था। AAA रेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो काफी ज्यादा सही इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको देखकर सभी इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को क्या देखा कि सीडीओ से उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो उन्होंने बैंक्स को बोला कि आप और भी ज्यादा लोन दो हमें, ताकि हम क्या करें, और भी ज्यादा सीडीओ बनवा कर बाहर बेच सके। अब इससे सभी को ही प्रॉफिट हो रहा था। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जब बैंक लोन देती है तो बैंक क्या देख के देती है कि उनके पास एक रेगुलर इनकम सोर्स है या फिर नहीं, क्रेडिट स्कोर क्या है या फिर क्रेडिट हिस्ट्री क्या है।
अब बैंक इसी लालच में आकर बैंक्स ने ये देखना ही बंद कर दिया और सभी को ही लोन बांटने लगे। यानी कि जिनके पास कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनको भी लोन मिल रहा था और लोग वो लोन लेकर खरीद भी रहे थे घर। अब अगर बैंक जो होती हैं वो बिना कुछ जाने लोन दे देती हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सब प्राइम मॉर्गेज, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ही ज्यादा लोगों को लोन मिलता जा रहा था और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते जा रहे थे। अब यहाँ पर पूरा फ्लो बहुत इक्वल बन गया था, काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। अब यहाँ पर एक और कंपनी एंटर करती है जो कि है AIG। अब AIG कंपनी ने क्या स्टार्ट किया, जो CDOs मिल रहे थे उस पर इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि AIG ने इंश्योरेंस देना क्यों स्टार्ट किया जब ये पता था कि इसमें रिस्क फैक्टर होता है। तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स पहले CDOs को रेटिंग दे रहे थे उसके बाद ही वो आगे सेल कर रहे थे, तो AIG को क्या लगा कि ये AAA रेटिंग वाले CDOs हैं तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर काफी कम होगा और डिफॉल्ट नहीं हो सकता। अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमें प्रीमियम पे करना होता है, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो ही एजेंसी हमें पे करती है, वरना उस अमाउंट का वो लॉस होता है। तो AIG को ये लगा कि इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इंश्योरेंस देना तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का बड़ा रोल AIG पर भी जाता है। कैसे, वो समझते हैं। तो अब क्या हो रहा था कि काफी सारे लोग लोन भी ले रहे थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन 3 से 4 साल बाद क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब इनको जो लोन दिया गया था लोगों को वो फ्लोटिंग रेट पे दिया गया था, यानी कि वो कभी भी चेंज हो सकता है। जब तक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट था तब तक तो लोग लोन ले भी रहे थे और शायद पे भी कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने 6% से 1% तक इंटरेस्ट रेट गिरा दिया था, तो लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ पर जो लोग को पता था कि सब प्राइम मॉर्गेज में काफी ज्यादा रिस्क होता है, उन्होंने AIG से इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस इंश्योरेंस से AIG को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अब उस प्रॉफिट का वो कैसे यूज कर रहे थे, जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी को इंश्योरेंस देती है तो उनके पास इतना फंड होना चाहिए कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो उनको पैसा दे सकें, लेकिन AIG के पास इतने फंड्स थे ही नहीं। AIG जो भी प्रॉफिट कमा रहा था, जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो अपने एम्प्लॉइज को बांट रहे थे और बोनसेस दे रहे थे, वेकेशंस दे रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर भी फंड्स की कमी हो गई। अब एक बार फिर से वापस आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2 से 3 साल बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। अब 2 से 3 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने पर काफी लोग लोन का अमाउंट नहीं पे कर पा रहे थे और डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर रहे थे। और इस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में तो लोगों को कुछ पता भी नहीं था, बैंक ने लोन उनको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया था। अब इसी तरीके से लोन बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होने लगे। अब बैंक्स क्या कर रही थी, उनके घर को बेच कर अपना पैसा रिकवर कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा हुआ कि काफी सारे लोगों ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब बैंक के पास इतने सारे घर हो गए तो बायर बहुत ही ज्यादा कम थे और जो सप्लाई थी घरों की मार्केट में यानी बैंक के थ्रू वो बहुत ज्यादा थी। ऑक्शंस काफी सारे हो रहे थे लेकिन बायर्स थे ही नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट का प्राइस आसमान छू रहा था किसी टाइम पर, वो बिल्कुल नीचे आ गया और इसी वजह से अब कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। अब क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी बैंक्स के पास, सारा पैसा वो लोन पे दे चुके थे, तो अब लोग लोन भी नहीं ले पा रहे थे। अब तीसरा यहाँ पर आया, सब प्राइम मॉर्गेज वाले लोगों ने तो कैंसिल कर ही दिया, डिफॉल्ट कर ही दिया, लेकिन जो प्राइम मॉर्गेज थे, जो लोन दे सकते थे, उन्होंने भी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्यों डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया वो मैं आपको समझाती हूँ। अब इसको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि किसी ने अगर 40 लाख का घर लिया था और उसका जो प्राइस है अब 20 लाख रह गया है, तो कौन ही चाहेगा कि इस 20 लाख के घर पर 40 लाख तक का लोन दिया जाए। तो वहां पर प्राइम मॉर्गेज वाले लोगों ने भी लोन का अमाउंट देना बंद कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट बैंक सीडीओस बेच रही थी अब उनको भी लॉस होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब कोई भी इन्वेस्टर सीडीओ नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि अब सभी को पता था कि यहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है। और इस डिफॉल्ट के चक्कर में जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया था उनको भी काफी ज्यादा लॉस
फेस करना पड़ा था। अब सीडीओ नहीं बिक पा रहे थे तो उसका भी पूरा लॉस किसने बियर किया? इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बियर किया। अब आ जाती हूं मैं इंश्योरेंस कंपनी यानी कि AIG पर, जो सीडीओ पर इंश्योरेंस दे रहे थे। अब वहां पर क्या हुआ, जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया उस टाइम पर उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि वो प्रीमियम पे करते थे, तो इनको पूरा अमाउंट रिकवर हो गया। लेकिन एक पॉइंट पर आकर AIG का पूरा फंड खत्म हो गया और वो भी बैंकक्रप्ट होने ही वाली थी। और इकोनॉमिक को बचाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, $85 बिलियन का उनको लोन दिया। और इतना बड़ा लोन देने के बाद उसका 80% स्टेक गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। अब वहां से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए, यानी कि मार्केट बिल्कुल डूब चुका था। अब मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आए तो यूएस में थे, लेकिन पूरी दुनिया को साथ में लेके डूबे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड किया जाता था हर कंट्री में, एक तो वो भी अफेक्ट हुआ, दूसरा ये कि ये जो इन्वेस्टर्स थे, चाहे सीडीओस के इन्वेस्टर हो या फिर रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हो, हर किसी ने बहुत ज्यादा लॉस बियर किया था। और वो सिर्फ यूएस से नहीं थे, वो हर कंट्री से थे, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, हर कंट्री उसमें इन्वेस्ट कर रही थी। इस वजह से काफी बड़ा लॉस सभी को फेस करना पड़ा था और ये एक्सटेंड हुआ था टिल 2009 जून तक, और तब तक ये इकोनॉमिक क्राइसिस चलते ही रहे थे। और इसी बीच काफी बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे कि लेहमैन ब्रदर्स भी बैंकरप्ट हो गए थे। तो ये था 2008 क्रैश, जो इतना बड़ा क्राइसिस लेकर आया था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।